वेलकम दोस्तों, जय भोले की आप सभी का स्वागत है एक बिल्कुल ही नई वीडियो में। तो एक क्वेश्चन है छोटा सा। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। इस सेंटेंस में इंग्लिश का कौन सा पोएटिक डिवाइस इस्तेमाल किया गया है, क्या आप बता सकते हैं? तो मैं आपको बताता हूँ। पोएटिक डिवाइस है अपना एलिट्रेशन। तो यानी कि आप अब तक वीडियो का मतलब तो समझ ही गए होंगे। हम इस वीडियो में पोएटिक डिवाइसेस समझने आए हैं और कम से जितने भी इंग्लिश में 10th क्लास में पोएटिक डिवाइसेस हैं उन सभी को पढ़ के जाएंगे। कम से कम 15-16 हैं, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे और उनसे अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसे हम करने का एकदम बढ़िया तरीके से दम रखेंगे। ठीक है, तो चलो पहले जानते हैं पोएटिक डिवाइस होते क्या है। व्हाट आर पोएटिक डिवाइसेस? तो देखो मैं आपको हिंदी में फटाफट से बताता हूँ कि पोएटिक डिवाइसेस और कुछ नहीं होते। जब एक पोएट पोएम लिखता है ना, तो वो जिस हिसाब से वर्ड्स का सिलेक्शन करता है और उनको एक दूसरे के संग लिखता है, वो एक लाइन बनाता है ना पोएम की, और उसमें जिस हिसाब से उनको फ्रेम करता है या ऑर्डर में वर्ड्स को लिखता है, तो उसी में वो कुछ ऐसी हरकतें कर जाता है कि हम लोग देखते रह जाते हैं। जैसे कहीं कहीं पोएट एक ही वर्ड को बार बार रिपीट कर देगा, या कहीं ना कहीं वो एक ही साउंड को रिपीट कर देगा, जैसे हम राइमिंग कहते हैं। तो मतलब इन्हीं सब बातें जो वो पोएम में करता है वो ही होती है हमारी पोएटिक डिवाइसेस, या वो कैसे पोएम को लिखता है। तो उसमें वो कई सारे छोटे छोटे अपने तरीके इस्तेमाल करता है। इसे हिंदी में भी पढ़ते हैं हम लोग, पर इंग्लिश में इन्हें पोएटिक डिवाइसेस कहा जाता है। चलो अब शुरू करते हैं आपकी क्लास 10th में आने वाले पोएटिक डिवाइसेस की लिस्ट से। तो पहला तो आप समझ ही गए होंगे जहाँ तक है अब तक, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? आपने जो सेंटेंस देखा चंदू के चाचा वाला, तो उसमें क्या हो रहा था, बार बार जो चा वर्ड था, हिंदी का चा अक्षर था, वो रिपीट हो रहा था। तो मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एलिट्रेशन इज ओनली रिपीटेशन ऑफ साउंड। ओनली साउंड के रिपीटेशन को हम क्या कहते हैं? एलिट्रेशन। आपकी जो टेल ऑफ कस्टर्ड ऑफ ड्रैगन वाली पोएम है ना, तो उसमें सेंटेंस है कि बेलेंडा बेलेंडा इज ब्रेव एज बैरल ऑफ बियर्स। तो इस सेंटेंस में आप पोएम में क्या समझते हैं कि बार बार जो है ना, पोएट ने बी जो साउंड है उसको बार बार क्या करा है? रिपीट करके शो करा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे पोएट ने कौन सा पोएटिक डिवाइस इस्तेमाल करा होगा? एलिट्रेशन। ये आपको बात समझ आ गई। ऐसे ही आपको अपनी बुक्स में और एग्जांपल मिल जाएंगे, बाकी आप मुझे कमेंट में बताना एक एग्जांपल ढूंढ के। तो आप समझ ही होंगे एलिट्रेशन क्या होता है कि किसी भी पोएम की लाइन में अगर एक ही अक्षर एक लेटर रिपीट किया जाए ना बार बार साउंड के तौर पर, तो हम उसे कहेंगे एलिट्रेशन होता है। अब दूसरा पोएटिक डिवाइस समझते हैं अपना। दूसरा बेटा इसी से थोड़ा मिलता जुलता होता है, इसका भैया कह लो रेपिटेशन। रेपिटेशन क्या होता है? रेपिटेशन होता है रेपिटेशन वर्ड नहीं लिखना मैं यहाँ पर। जब हम किसी पोएम की लाइन में कोई वर्ड को बार बार रिपीट करते हैं ना, तो उसे हम कहते हैं रेपिटेशन। बहुत ही आसान है ये। तो जैसे कि मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताऊं, बेलिंडा वाली पोएम में एक लाइन है बड़ी प्यारी सी, बिल्कुल मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि विद हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस। तो अगर आप इस पोएम की लाइन को गौर से देखें तो इसमें बार बार क्या हो रहा है, जो लिटिल वर्ड है या हर लिटिल पूरा एक फ्रेज है वो रिपीट हो रहा है, उसका रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पर। तो पोएट ने यहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस इस्तेमाल करा है? अगर हम यहाँ से पता करें तो हम कह सकते हैं पोएट ने रिपीटेशन इस्तेमाल करा है। अच्छा, अब इसका कोई दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है वो मुझे आप बताएंगे ढूंढ के। ठीक है, बहुत सारी आपको पोएम्स मिल जाएंगे, आपके बहुत सारी पोएम्स में कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। अब जो तीसरा पोएटिक डिवाइस होता है बच्चों, वो होता है एनाफोरा। ठीक है। अच्छा, एक और बात आपको रिपीटेशन में बता दूं कि जरूरी नहीं है उस वर्ड का रिपीटेशन एक सिंगल लाइन में ही हो, वो 2-3 लाइन में भी वर्ड रिपीट हो सकता है। अब एनाफोरा क्या होता है? एनाफोरा भी होता है बेटा रेपिटेशन ऑफ वर्ड। एनाफोरा भी बच्चों रेपिटेशन ऑफ वर्ड ही होता है, पर क्या अंतर है रेपिटेशन और एनाफोरा में, ये समझो। देखो, जब जब कोई फ्रेज या वर्ड किसी लाइन के स्टार्टिंग में रिपीट होता है ना बार बार, मतलब 2-3 लाइन में स्टार्ट हुई वो, तो वो ही सेम फ्रेज और वर्ड आया, तो वहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस हम कहेंगे? वो कहेंगे हम एनाफोरा। रिपीटेशन में क्या है, कोई लिमिटेशन नहीं है। रिपीटेशन में वर्ड कहीं भी रिपीट हो सकता है, बीच में, आगे पीछे। पर एनाफोरा में हमेशा वो फ्रेज या वर्ड जो रिपीट हो रहा है वो किसी भी लाइन की स्टार्टिंग में ही रिपीट होगा हमेशा। समझे बच्चों? हमेशा
स्टार्टिंग में ही रिपीट होगा एनाफोरा में, ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखना है। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो आप अपने पोएम्स में काफ़ी सर्च कर सकते हैं, उसमें जैसे आपको इसी पोएम में मिल जाएगा। अगर मैं आपको दूं, जैसे कि दो इसमें बेलिंडा वाली पोएम में लाइन थी, एंड हर और एंड हर, उन दोनों ही लाइन की स्टार्टिंग में आ रहा था, वो लाइन बिल्कुल एक दूसरे के साथ लिखी हुई थी, जैसे ये पहले और फिर दूसरे। तो उसमें क्या हो रहा था, एंड हर रिपीट हो रहा था, तो हम इसको यहाँ पे रिपीटेशन ना कहकर क्या कहेंगे बेटा, एनाफोरा कह देंगे, एनाफोरा कह देंगे यहाँ पर। मेरी राइटिंग में ज़्यादा यार थोड़ा झेल लेना, पर समझा तो तुमको दूंगा ही, समझा तो दूंगा ही, ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। अब हम चलते हैं अपने चौथे पोएटिक डिवाइस के ऊपर, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। क्या है बेटा वो, सिमली। सिमली तो देखो आप पहले भी पढ़ के आए हो, ऐसा नहीं कि आपने इसी क्लास में नया नया पढ़ा है। सिमली में क्या होता है, कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन होता है बाय यूज ऑफ लाइक और एज। लाइक और एज का यूज किए से हम जो कंपैरिजन करते हैं उसको हम कहते हैं सिमली। जैसा कि मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो आप समझ सकते हैं कि ही इज लाइक शाइनिंग स्टार। तो यहाँ पर हमने उस ही का कंपैरिजन किससे करा है, शाइनिंग स्टार से। मतलब टीचर किसी बच्चे से कहता है कि तुम तो शाइनिंग स्टार की तरह हो, तो बच्चा शाइनिंग स्टार तो है नहीं, पर टीचर ने उसका कंपेयर करा है किस वर्ड का यूज करके, लाइक का यूज करके, ठीक है। ऐसे ही आपको अपने पोएम में भी यहाँ पर मिल सकता है कि ऊपर वाली बेलिंडा में ब्रेव एज बैरल ऑफ बियर्स, तो उसने हमने एज वर्ड का इस्तेमाल करके कंपैरिजन किया है बेलिंडा का किससे, बैरल ऑफ बियर्स से। तो ये तो सिमिली होता है, ठीक है, ये तो बहुत आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे टॉल लाइक जिराफ, लंबा हो तो जिराफ जैसा, टॉल लाइक जिराफ, ठीक है। वैसे अगर हम पांचवा यहाँ पर अपना देखें जो आएगा वो है अपना बेटा मेटाफर। मेटाफर है अगला पोएटिक डिवाइस। मेटाफर क्या होता है, मेटाफर में भी क्या होता है, कंपैरिजन ही होता है, कंपैरिजन ही होता है, बट विदाउट लाइक और एज के, लाइक और एज के बिना यूज किए जो हमने कंपैरिजन करे ना, वो उसे हम करेंगे मेटाफर कहेंगे। जैसा कि आपका जो पहला चैप्टर है फर्स्ट फ्लैट में लेंचो वाला, तो उसमें एक सेंटेंस, एक फ्रेज लिखा हुआ था कि लिटिल सिल्वर ड्रॉप्स, ठीक है, यही शायद एक वो फ्रेज था। ये एक सेकेंड, नो फ्रेज था सही बिल्कुल, अगर मैं आपको बताऊं, न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये फ्रेज था वो। अब इस फ्रेज को उन्होंने पोएट कहना क्या चाह रहे हैं इससे, वो कहना चाह रहे हैं, हम भी जानते हैं कि न्यू रेन ड्रॉप्स, जो बारिश की बूंदें हैं, पोएट ने उसका कंपैरिजन किससे करा है, चांदी के सिक्कों से। तो मतलब उन्होंने बिना लाइक और एज का इस्तेमाल किए इतना बड़ा कंपैरिजन कर दिया। या उन्होंने वहां पे लेंचो को क्या बताया, लेंचो इज बेसिकली, कैसे उन्होंने दिखाया था, ऑक्स लाइक मैन। ऑक्स लाइक मैन लेंचो के लिए उन्होंने एक मेटाफर यूज किया था, ठीक है, कि वो कोहलू के बैल जैसा काम करता है। यहाँ पे लाइक शब्द नहीं आएगा, ऑक्स लाइक बस मैंने आपको बोलने के लिए बताया है। या वहीं पे यहाँ पे क्लाउड्स के लिए पोइट ने अलग मेटाफर इस्तेमाल करा था बेटा, अगर आप उसमें एक्सरसाइज भी है इसकी, कि ह्यूज माउंटेन, उनको पर्वतों से वहाँ पे उन्होंने क्या करा है, कंपेयर करा है बिना लाइक और एज का इस्तेमाल करे। उन्होंने एक फ्रेज यूज करा था, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, तो मतलब उन्होंने कंपेरिजन यहाँ पे बिना इस उसका इस्तेमाल करे हुए कर दिया था, ठीक है। अब हमने 5 तो पढ़ लिए। अब एक और हमारा यहाँ पे पोएटिक डिवाइस आता है छठे नंबर पे, जो कि है एजोनेंस। कुछ भी नहीं छोड़ूंगा मैं, डिटेल में जाऊंगा। एजोनेंस क्या है बेटा, मान के चलो मैंने 2 शब्द लिखे हैं यहाँ, श्रिंक और ब्लिंक। अब इसमें क्या है, जो सेम, मतलब जब भी कोई 2 वर्ड में अगर वॉवल सेम हो, यहाँ पर क्या वॉवल है, आई और आई, तो दोनों में आई वॉवल सेम है, तो जब भी किसी 2 वर्ड में वॉवल सेम होता है तो वहां पे हम क्या कहते हैं, पोएट अगर कोई इससे लाइन लिखेगा तो हम कहेंगे उन्होंने एजोनेंस का बेटा इस्तेमाल करा है, एजोनेंस का इस्तेमाल करा है। तो मैं लिख देता हूं कि सेम वॉवल साउंड, सेम वॉवल साउंड। और हाँ, अगर इसी की जगह, अगर सेम वॉवल की जगह सेम कॉन्सोनेंट होता, अगर सेम कॉन्सोनेंट का बेटा इस्तेमाल होता ना यहाँ पे, तो उसको हम कह सकते थे, डाल देते उसको कॉन्सोनेंस, उसको हम कहते हैं कॉन्सोनेंस। बहुत डिटेल में जा रहा हूँ, इतना कोई नहीं बताएगा बेटा आपको, उसको हम कहते हैं कॉन्सोनेंस, और जिसमें वॉवल उसको हम कहते हैं एसोनेंस। तो ये ज़्यादा तो काम में नहीं आता, पर मैंने सोचा बताना चाहिए। अब हम अपने 7वें नंबर पे चलते हैं। 7वां नंबर है बेटा हाइपरबोल। हाइपरबोल बहुत मुझे अच्छा लगता है, क्या है समझो।
रो रो के समुंदर भर दिया। अब क्या कोई रो रो के समुंदर भर सकता है? तो मतलब बढ़ा चढ़ा के कहने को हम क्या कहते हैं? हाइपरबोल। इसकी मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिखूं तो वो होगी exaggerated statements or claims, exaggerated statements or claims not meant to be taken literally। मतलब बढ़ा चढ़ा के बातों को कहना और दावे करना जो कि असलियत में हो ही नहीं सकते। अब क्या कोई रो रो के समुंदर भर सकता है? समुंदर में कितना पानी होता है? तो तुम्हारी आंखों से निकलेगा, आंखें गिर जाएंगी जमीन पे। ठीक है, अच्छा ये आपकी पोयम में इस्तेमाल किया गया है, जैसे बेलिंडा वाली पोयम में ही काफी इस्तेमाल किया है। ड्रैगन को उन्होंने बहुत बढ़ा चढ़ा के उसके बारे में बताया है, तो आप वहां पे कह सकते हैं कि हाइपरबोल किया गया है। ठीक है, चलो अब हम और बाकी इसका एग्जांपल तो बहुत अच्छे अच्छे। हाइपरबोल तो क्या बहुत आसान है सबसे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले 8वें नंबर पे। तो बेटा 8वें नंबर का जो हमारा है यहाँ पर वो है आयरनी। आयरनी भी एक पोएटिक डिवाइस है, फिगर ऑफ स्पीच भी होता है ये। तो आयरनी आप कहाँ, मतलब आयरनी क्या होता है? व्हाट इज मीन्ड एंड व्हाट इज सेड के बीच का गैप, डिस्टेंस बिटवीन व्हाट इज said and what is meant। मतलब जो कहा गया है और और मतलब जो बताया गया है और जो लिखा गया है उसके बीच के जो गैप को होते हैं उसे हम आयरनी कहते हैं। मान के चलो आपका एक चैप्टर था इंग्लिश में, द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो बेटा अगर आप इस चैप्टर को गौर से देखें तो इसमें कोई सर्जरी तो हुई नहीं थी। उसको जो ट्रिकी उनका जो ड्रॉग था उसको डॉक्टर ने ऐसे ही कर दिया था। पर जब भी इस चैप्टर का टाइटल रखा गया ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जी सर्जरी की जीत, तो ये टाइटल कैसा है? ये टाइटल आयरोनिकल है। आयरोनिकल कैसे है? मतलब वैसे तो कोई सर्जरी नहीं हुई, असलियत में सर्जरी लिखा गया है पर हुई तो नहीं ना वहाँ, लेकिन वैसे डॉक्टर ने उसको पूरा ऐसे ट्रीट कराया, एक तरीके से उसका पूरा माहौल एनवायरनमेंट वैसे दिया एक सर्जरी वाला कि जिससे उसको आराम से वो सही हो गया। तो मतलब जो कहा गया था और जो हुआ चैप्टर में, अगर उसको देखें तो उसको सर्जरी कहा जा सकता था, पर वो लिटरली सर्जरी नहीं थी, या उसका लिटरल मीनिंग जो चैप्टर में हुआ वो सर्जरी नहीं था। तो वही वो होता है हमारा आयरनिकल, कि व्हाट इज सेड एंड व्हाट इज मेंट के बीच का डिस्टेंस क्या है। हाँ, जब भी आप उसमें जो लिखा गया है वैसे तो वो डायरेक्टली सही नहीं है, पर जब आप कॉन्टेक्स्ट तक जाओगे, जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि सर्जरी नहीं हुई पर एक तरीके से सर्जरी ही हुई थी उसकी। ठीक है, ये आप कह सकते हो वहाँ पे। अब जो 9वां अपना पोएटिक डिवाइस है बेटा वो है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन मेरा फेवरेट है। मैं लिख दूं यहाँ से, मैं लिख दूं यहाँ पे, क्या लिखूं? नॉन सीक्रेट। अब एक बात बताओ, एक शब्द मैं लिख रहा हूँ सीक्रेट और एक शब्द लिख ले रहा हूँ नॉन। तो सीक्रेट तो किसी को पता होता ही नहीं है, तो और ये नॉन का मतलब जानता है। तो मतलब क्या है, दो अपोजिट वर्ड्स को मैंने एक साथ इस्तेमाल कर दिया है, वो कभी एक संग तो आ ही नहीं सकते ना। तो ऑक्सीमोरन क्या होता है? टू कॉन्ट्राडिक्टिंग, या अपोजिट भी हम कह सकते हैं, थोड़ी अच्छी इंग्लिश हो तो कॉन्ट्राडिक्टिंग कहो, वर्ड्स यूज्ड टुगेदर। मान के चलो अगर पोएट कहीं भी पोएम में इस्तेमाल करेगा, जैसे आपकी टाइगर वाली पोएम है उसमें इस्तेमाल किया गया है क्वाइट रेज। ठीक है, जरूर आप पढ़ना, उसमें एक फ्रेज इस्तेमाल किया गया है क्वाइट रेज। तो एक बात बताओ, रेज का मतलब होता है बेटा गुस्सा, रेज का मतलब होता है गुस्सा, और क्वाइट मतलब शांत। तो क्या गुस्सा शांत हो सकता है, या गुस्सा कभी शांत होता है? तो मतलब दो डिफरेंट, दो अपोजिट को आपस में जोड़ा जाए ना। या एक और है जैसे पेरिश ट्वाइस। अब पेरिश का मतलब होता है खत्म होना, अब कोई चीज, और ट्वाइस का मतलब होता है दो बार। तो कोई चीज दो बार कैसे खत्म होगी? तो अपोजिट वर्ड्स को एक संग लिखने का मतलब है ऑक्सीमोरन। क्या है? ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन को भी हम कहते हैं पैराडॉक्स। ऑक्सीमोरन का एक दूसरा मतलब भी है पैराडॉक्स, पर पैराडॉक्स इससे थोड़ा सा बेटे अलग होता है। इसको आप 10th नंबर मान लो, इसको 10th नंबर मान लो। मैं यहाँ पे आपको बताऊं अगर पैराडॉक्स, कि मतलब किसी चीज को डिफाइन करने के लिए हम उसका जस्ट एग्जैक्ट हम उसका ऑपोजिट यूज करें, ऑपोजिट जो है उसका उसको यूज करें। मतलब मान के चलो मैंने लिखा वॉर इज पीस। अब एक बात बताओ, क्या लड़ाई से कभी शांति होती है?
क्या लड़ाई से कभी शांति होती है? पर मैं यहाँ पे डिफाइन किसे करना चाह रहा हूँ? मैं डिफाइन करना चाह रहा हूँ नॉन वायलेंस को। तो मैंने नॉन वायलेंस को डिफाइन करने के लिए वॉर का इस्तेमाल करा है, जो जस्ट उसका अपोजिट है। तो यहाँ पर अगर पोइट कभी कुछ ऐसा लिखेगा तो हम समझेंगे कि उसने पैराडॉक्स, एक जो पोइटिक डिवाइस है, उसको इस्तेमाल करा है, उसको इस्तेमाल करा है। या मैं लिख दूँ फ्रीडम इज स्लेवरी, कि आज़ादी गुलामी होती है। तो आज़ादी गुलामी तो नहीं होती है, तो बस डिफाइन करने के लिए फ्रीडम का अपोजिट क्या है, कि किसी के आप कैदी हो, कैप्टिविटी। तो कैप्टिविटी को डिफाइन करने के लिए वहां पे मैं फ्रीडम का इस्तेमाल करता हूँ, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आपके ये तो हो गए। हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बचा है आपका, ऊपर चलते हैं, ऊपर करेंगे। यार अगर वीडियो पसंद आए ना, लाइक जरूर करके जाना, शेयर करना वीडियो को। मैंने सारे ही आपके जितने भी पोएटिक डिवाइस 10th में आ सकते थे सभी को लिया है, सभी के एग्जाम्पल बताए। तो पोएटिक डिवाइस जो अपना है अगला, कितने नंबर का होगा बेटा? 11 नंबर का होगा शायद। वो है अपना ओनो, ये थोड़ा बड़ा है, ओनोमैटोपोइया। ओनोमैटोपिया इसे वैसे कहते हैं। ओनोमैटोपिया का मतलब क्या है? वर्ड्स, मतलब वर्ड्स विच डिस्क्राइब साउंड, वर्ड्स विच डिस्क्राइब साउंड। जैसे एक आपकी यही बेलिंडा वाली पोएम में एक वर्ड था गिगलिंग, गिगलिंग फॉर माउस। तो मतलब गिगलिंग क्या है? शब्द गिगलिंग एक साउंड को दर्शा रहा है कि गिगलिंग, गिलगिली करना। या मैं कहूँ जिगलिंग, जिंगल, जिंगल, जिंगल तो बहुत ही आसान सा शब्द है, जिंगल बेल, जिंगल बेल। तो जिंगल क्या है? वर्ड एक साउंड को दर्शा रहा है। तो मतलब हम अगर पोएट इनको यूज करेगा ना, तो हम कहेंगे उसने ओनोमैटोपिया पोएटिक डिवाइस यूज करा है यहाँ पर। या जिंगल के अलावा आप क्लैप भी कह सकते हो, क्लैप भी यहीं आएगा। तो इतने सारे ये वर्ड्स हैं, आपको यहाँ मिल सकते हैं आराम से ओनोमैटोपिया के। ठीक है, या श्रिंक है, श्रिंक है, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे ओनोमैटोपिया के। ठीक है, अब यहाँ से आपका ये होता है खत्म। अच्छा, अब एक और बचा है इमेजरी। इमेजरी बेटा वैसे तो फिगर ऑफ स्पीच है, पर कई बार पोएट भी इसे मानते नहीं है, अपने आप में यूज कर लेते हैं। ठीक है, फील लेके पढ़ते हैं इमेजरी को। इमेजरी का मतलब है विजुअल डिस्क्रिप्शन करना, मतलब आंखों देखा किसी को बताना। विजुअल डिस्क्रिप्शन करना थोड़ा बढ़ा चढ़ा के। जैसे मैंने देखा कि ऑटम के सीजन में पत्तियां रोड पर गिर गई थी, तो मैंने लिखा कि द रोड वियर ब्लैंकेट ऑफ लीव्स। तो मैंने अपना जो आंखों देखा है वो आपको बताया। मैंने कहा कि भाई पूरी सड़क ने ना पत्तियों की चादर ओढ़ ली थी। अब पत्तियों की कोई चादर तो आती नहीं, और हम सड़क को कोई चादर उड़ाते नहीं है, पर हमने उसका विजुअल डिस्क्रिप्शन ऐसे कराया कि किसी को भी जो पढ़ेगा उसको बड़ी खुशी होगी, ऐसे अच्छा लगेगा ऐसे शब्द पढ़ के। तो इमेजरी का मतलब यही होता है, विजुअल डिस्क्रिप्शन करना। या अगर आप बेलिंडा वाली पोएम में देखें बेटा, बेलिंडा वाली पोएम में देखें ना, तो उसमें जो अपना आया था वो क्या था, वो पायरेट आया था। तो उसका जैसे उन्होंने, पोइट ने डिस्क्रिप्शन दिया है कि उसका एक हाथ टूटा हुआ था, एक हाथ में गन थी, वो सब जो उसको डिस्क्राइब किया है, तो उन्होंने अपनी आंखों देखा किसी को बताया। तो वो चीज़ कुछ नहीं और बल्कि इमेजरी है, इमेजरी है बेटा। ठीक है, तो इसी के साथ साथ बेटा हमारे जो ये थे वो खत्म होते हैं पोएटिक डिवाइसेस। हाँ, एक नॉर्मल सा और है अपना एजोनेंस। एजोनेंस तो हो गया। चलो, तो टोटल मेरे कितने निकल गए हैं यहाँ पर? 12 करीब निकल के आए। 12 तो बेटा पोएटिक डिवाइस है। मैं आपको दो बातें और बतानी है। एक होता है सिंबलिज्म, सिंबलिज्म, और एक होता है पोएटिक डिवाइस। सिंबलिज्म जैसे नाम ही दर्शा रहा है कि किसी भी चीज़ का सिंबल होना, सिंबल होना, उसको हम क्या कहेंगे? सिंबलिज्म कहेंगे। द बॉल पोयम एक चैप्टर था या पोयम थी, मैं आपको कहूँ तो बॉल पोयम में जो बॉल है ना, वो किसका सिंबल है? चाइल्डहुड की मेमोरीज का वो बेटा सिंबल है। वो असलियत में चाइल्डहुड की मेमोरीज को दर्शा रहे हैं। तो अब यहाँ पे बॉल एक तरीके से मेटाफर का भी काम कर रही है उसके लिए। मेटाफर भी हो सकती है, कुछ लोग मेटाफर कहेंगे, तो नहीं तो वो हम क्या कहेंगे? वो सिंबलिज्म यहाँ पे पोएटिक डिवाइस भी यूज किया है। तो एक ही जगह पर दो पोएटिक डिवाइस भी यूज हो सकते हैं, जरूरी नहीं है एक ही हो बेटा। ठीक है, सिंबलिज्म के बाद में वो आपको एक चीज़ तो बतानी थी, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन बेटा क्या होता है? पोएम्स में ये बहुत होता है। मतलब कोई वो चीज़ आदमी है नहीं, पर हम उसका आदमी की तरह डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। जैसे कि हमने बेलिंडा वाली पोएम में चलते, क्योंकि उसमें बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस है। तो उसी में जो अपना क्या था, ड्रैगन था। अब ड्रैगन कोई इंसान तो होता नहीं है, पर उसको जो उसकी जो भी थे इंक और ब्लिंक, उन्होंने उसको कंपेयर करा था पर्सीवाल से। किससे कंपेयर करा था?
पर्सीवाल, पर्सीवाल क्या होता है, एक तरीके का रॉबिन हुड टाइप आप समझ सकते हैं, रॉबिन हुड टाइप आप समझ सकते हैं। पर्सीवाल एक हीरो टाइप का होता है। तो असलियत में तो ड्रैगन कुछ ऐसा आदमी था नहीं, पर उसको ऐसे कंपेयर करा गया उन्होंने, तो हम कहेंगे कि ड्रैगन को वो लोग पर्सोनीफाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पर्सोनीफाई कर रहे हैं। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन बेटा आपने उसमें भी देखा होगा अपने एसएसटी में, हिस्ट्री में, कि सिंबल से वो लोग पर्सोनिफिकेशन करते हैं, या उसको चेन पहना दी, माला पहना दी, तो वो सब चीज़ अपना अलग अलग दर्शाती हैं बातें। ठीक है, अच्छा ओके। तो ये सब बेटा ज़्यादा से ज़्यादा आपके पोएटिक डिवाइस, इससे ज़्यादा बाहर कुछ भी नहीं आएगा, मेरी गारंटी है आपको। जितना आपको बताया ना, सच में शायद इतना तो कोई किसी वीडियो में बताता भी नहीं है। एक साथ मेरे को बच्चों ने बोला कि बताना है, तो मैंने बताया, इतनी वीडियो बनाई 20 मिनट की। पर देखना बेटा ज़रूर, अगर एक बात बस मेरी दिल से सुनना, और दिल पर ही तुम्हारी लगनी चाहिए। अगर तुम्हें समझ आया हो एंड तक जाके कि पोएटिक डिवाइस है क्या, कुछ भी, या तुम्हें लगाओ मैंने सही समझाया है, तो ही इस वीडियो को लाइक करना, और फिर चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना यार। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बहुत हेल्प हो जाएगी अगर तुम्हें लगाओ समझ आया। और अगर जो भी टॉपिक पढ़ना है या जो भी चाहिए, रोज़ हम लाइव आते हैं शाम को 7 बजे, दोपहर में आते हैं, तो वो आप कमेंट में करके बता सकते हो, लिख सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, लिंक आपको कम्युनिटी टैब में मिल जाएगा, वहाँ से आप उठा सकते हो। ठीक है, टाटा, गुड बाय, सी यू।